हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक चैप्टर से आपके सामने। और क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैं आपको डिक्टेट करता रहूंगा, रीड करता रहूंगा और हम सॉल्यूशन को यहाँ आपके साथ करेंगे। आइए जी, तो क्वेश्चन का अगर गिवन पार्ट देखें तो क्वेश्चन हमें कहता है प्रिपेयर अ 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो हमें डबल कॉलम यानी 2 कॉलम कैश बुक बनानी है और ट्रांजेक्शंस हमें गिवन है। 1 मई 2020 को कैश एट ऑफिस 72 रुपीज हमें दे रखा है, ठीक है। तो 2020 मई 1, ठीक है। 1 मई को आपके पास ऑफिस में कैश है, यानी वो क्या कहलाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए का कैश है, 72 रुपीज। बैंक का बैलेंस दिया है, पर बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया है उन्होंने, ओवरड्राफ्ट दिया है। सो मई 20 में फर्स्ट डेट जो है, ठीक है, वहां पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आया है बैंक का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है जी, बैलेंस है आपके सामने 1250, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4 तारीख को, 4th को है, कहता है रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद अ चेक ऑफ 1875। हमें प्रेमचंद से 1875 का चेक मिला है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1900। 1900 लेने थे पर चेक मिला है 1875 का, यानी 25 रुपीज का डिस्काउंट है। कोई इशू नहीं, हमें तो डिस्काउंट के बारे में लिखना नहीं, हमें देखना है पैसा कितना आया या कितना गया। द चेक वॉज बैंक ऑन द सेम डे। हमने ये जो चेक है सेम डे बैंक में लगा दिया। तो आइए जी, 4 तारीख को, 4th को टू, पार्टी का नाम था प्रेमचंद, हाँ, टू प्रेमचंद अकाउंट। प्रेमचंद अकाउंट हमारे पास आए हैं 1875, ठीक है। चेक सेम डे लगा भी दिया, इसलिए हमने बैंक में एंट्री कर दी है। आगे देखिए, 5th को, 5 तारीख को कहता है बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। हमने सामान खरीदा, परचेजेस किए और पेमेंट कर दी है चेक से 500 रुपए की। आइए जी, 5 तारीख को लिखें पेमेंट की है चेक से बाय परचेजेस। भाई गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट में होगा, और पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक में पैसा कम होगा, बैंक में लिखा जाएगा। देन 6th को कहता है नरेंद्र सेटल्ड हिज अकाउंट ऑफ 700 बाय चेक। उसका कोई अकाउंट आउटस्टैंडिंग होगा, उसने वो सेटल कर लिया 700 रुपए का चेक देकर। दिस वॉज बैंक ऑन द सेम डे, और ये हमने बैंक भी सेम डे कर दिया, तो नरेंद्र से भी हमारे बैंक में 500 रुपए आ रहे हैं। ये एंट्री हमें करनी पड़ेगी। 7th को टू नरेंद्र's अकाउंट, बैंक में एंट्री करेंगे 700 रुपीज, ठीक है। बैंक का बैलेंस बढ़ा लेंगे अपने यहां। देन सॉरी 6th को था क्या ये, सॉरी इसकी डेट 6 थी जी, 6 तारीख को है ये। देन 9th को है हमारे पास पेड टू मनोहर लाल बाय चेक ऑफ 420। मनोहर लाल को हमने 420 रुपीज का चेक दिया और उन्होंने 80 रुपए का डिस्काउंट दिया है। हमने कितना पेमेंट किया, 420 का, तो हमें वो लिखना है 9th को। बाय मनोहर लाल, मनोहर लाल अकाउंट, पेमेंट किया है कितने का, हमने पेड किया है ना, हाँ, पेड टू, हमने पेमेंट किया है 420 रुपए का, ठीक है जी। बैंक हमारा कम हो गया। इसके बाद देखिए 12th को कहता है कैश सेल्स टू डेट 400 ऑफ विच 300 वर बैंक। आज तक हमारे पास अभी 400 रुपए की कैश सेल्स हो गई, जिसमें से 300 रुपए हमने बैंक में भेज दिया। तो पहले तो कैश सेल्स को रिकॉर्ड करो। डेट क्या है ये 12 तारीख। पहले तो कैश सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे 12 तारीख को। टू सेल्स, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। कितना, 400 की सेल्स हो गई। अब इस 400 में से 300 रुपए बैंक भेजे तो बैंक में पैसा आ गया आज के दिन ही, 12 तारीख को ही, टू कैश। कैश के कारण कैश के कारण हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कितने से
300 से। ठीक है, जैसे कैश के कारण बैंक का बैलेंस बढ़ा, ऐसे ही बैंक के कारण कैश का बैलेंस भी तो कम हुआ होगा, क्योंकि आपने कैश बैंक में जमा कराया है। तो 12th को कॉन्ट्रा एंट्री हो गई बाय बैंक, कॉन्ट्रा है, सी से मार्क कर दिया। कॉन्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस आपस में बैंक और कैश इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसे कॉन्ट्रा बोल दिया। ठीक है, कितने रुपए दिए आपने बैंक में? 300 रुपए। तो आपका कैश का बैलेंस कम हो गया बाय 300 रुपीज। इसके बाद अगर देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 17th को सोल्ड ऑल टाइपराइटर फॉर कैश 320 में हमने एक टाइपराइटर बेच दिया। ठीक है, बेचा है तो पैसा आया होगा 17th को। अब टाइपराइटर पर आप डिपेंड करता है अपना कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हैं। टाइपराइटर के लिए हम जनरली ऑफिस इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो वही करें। आप टाइपराइटर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफिस इक्विपमेंट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि हम जनरली इन तरह की चीजों के लिए ऑफिस इक्विपमेंट डालते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट सेल करने से आपके पास पैसा आया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और ये पेमेंट आई है आपके पास कैसे? कुछ नहीं बोला, तो हमने कैश में माना 320 रुपीज का पेमेंट आ गया। इसके बाद देखिए जी, नेक्स्ट है 20 तारीख को। 20 तारीख को कहता है रिसीव अ चेक फॉर 400 फ्रॉम नरेश एंड फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 460। 460 लेने थे, हमें चेक मिला 400 को, हमने सेटल कर लिया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें तो मेन जो इतना अमाउंट मिला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो चेक मिला है इसमें आगे इसने कहानी दी है। इन्होंने कहा है द चेक इज इंडोर्स्ड टू सुरेश। हमें चेक मिला नरेश से, और वो चेक हमने इंडोर्स कर दिया, यानी दे दिया। आप दे सकते हैं, आपको किसी पार्टी ने चेक दिया है, उसमें आपके नाम लिखा है, नहीं है, इंडोर्समेंट आती है। ठीक है, इंडोर्समेंट हम पढ़ेंगे आपके साथ आगे चल के। वो चेक आपने किसी और को दे दिया। ठीक है, यानी अब पैसा इसका कोई और लेगा, तो आपके यहां पर कैश या बैंक में कोई इफेक्ट आया क्या? नहीं आया। ठीक है, अब जब इफेक्ट ही नहीं आया तो क्या कैश बुक में लिखेंगे इस एंट्री को? बैंक या कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, इसीलिए ये जो पेमेंट है हमारे पास जो आया है नरेश का चेक, ये हमारे यहाँ लिखा नहीं जाएगा। सो 20th को नो एंट्री, ध्यान रखिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, नोट्स दे दीजिएगा, नो एंट्री फॉर 20th में। ठीक है, एज चेक इज इंडोर्स्ड, चेक इज इंडोर्स्ड। ठीक है, चेक इंडोर्स हुआ है तो एंट्री नहीं आएगी हमारे यहां पर। इसके बाद देखिए सॉरी 25 तारीख को देखिए, 25th को कहता है रिसीव अ चेक फ्रॉम हरि प्रकाश फॉर 150। हरि प्रकाश से 150 का चेक मिला है। ठीक है, द चेक इज इंडोर्स टू राज प्रकाश ऑन 27th में। ठीक है, ये चेक आपने इंडोर्स कर दिया 27 को, तो जिस दिन 25 को मिला उस दिन आपने, जब वो कह रहा है आगे 27 को आपने इंडोर्स किया, इसका मतलब है सीधी सी बात 25 को आपने वो चेक बैंक नहीं भेजा होगा। अगर बैंक नहीं भेजा तो कैश बुक में लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद वो 27 को इंडोर्स कर दिया तो वैसे भी एंट्री नहीं आनी, तो ये जो 25th की एंट्री है ये भी नहीं आएगी। ठीक है, आप दोनों के लिए लिख लो, मैं ऐसा लिखूं यहां पर, इसे हम 20th एंड 25th में दोनों के लिए एंट्री नहीं करेंगे आप हमारे यहां पर नोट्स में। ठीक है जी, मैंने नोट लिख दिया दोनों के लिए। आगे आइए 28th को, कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 100 एंड पर्सनल यूज 100। हमने बैंक से विड्रॉ किया है 100 रुपए ऑफिस यूज के लिए और 100 रुपए पर्सनल यूज के लिए 28 तारीख को। आइए इसकी एंट्री करें। 28th को आपने ऑफिस यूज के लिए किया तो ये पैसा कैश अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा हुआ, कहां से विड्रॉ हुआ? बैंक से हुआ। सेम डेट को आपने पर्सनल यूज के लिए भी पैसा विड्रॉ किया बैंक से, तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट में जाएगा। ये लीजिए, अब ये जो पहला जो आपने ऑफिस यूज के लिए किया है बैंक से विड्रॉ, कैश में आया है तो कैश में भी लिखना पड़ेगा, कैश को बढ़ाना पड़ेगा। 28th को टू क्या आएगा? टू बैंक, बैंक अकाउंट
ये लीजिए, बैंक अकाउंट के कारण मतलब बैंक से हमारे पास पैसा आ गया हमारे कैश में, ठीक है। देन आगे चले यहां से हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास 29 को, कहता है विड्रू फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से विड्रॉ किया है यानी कैश विड्रॉ किया होगा फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल, प्राइवेट यानी पर्सनल बिल्स के लिए पेमेंट हुआ, ये भी ड्रॉइंग है 425 रुपए का 29 तारीख को। आइए लिखे इसे भी, 29 को 2 ड्रॉइंग्स, बिजनेस का खर्चा नहीं है, ड्रॉइंग्स है, 425 का विड्रॉवल हुआ, ठीक है। आगे आइए जी, 29 के बाद 30 तारीख को 30th को कहता है पेड सैलरी 160 एंड रेंट 100 रुपए बाय चेक, आपने दो पेमेंट की, 160 का सैलरी और 100 रुपए का रेंट 30 तारीख को। आइए लिखे इसे भी, बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट, पेमेंट हुई है बैंक से 100 रुपए और 160 रुपए की, ठीक है जी। चलिए डेट वही है दोनों की, 30 तारीख है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास है 31st को, कहता है बैंक चार्जेस एज पर पासबुक, पासबुक में हमने देखा वहां पर बैंक चार्जेस लगे हैं यानी बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा इनके कारण 5 रुपए से। आइए इसको भी लिख दें हम लोग, 31st को बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 5 रुपए, ठीक है जी। चलिए तो क्वेश्चन में जितनी एंट्रीज थी हमने नोट डाउन कर ली, अब एक बार टोटल करने पर आते हैं। सबसे पहले कैश का मुझे टोटल बता दो, कितना आ रहा है कैश का टोटल, बताइए। कैश का या तो पॉजिटिव होगा या जीरो बैलेंस होगा, तो हम टोटल सीधा लिख सकते हैं। हाँ जी, कैश का टोटल बताइए मुझे कितना आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। क्या कुछ गलत लिख दिया, बता रहे हैं बच्चे कुछ गलत है, कौन सा? 29 को देख लेते हैं क्या गलती हुई है। विड्रू फॉर पेमेंट ऑफ प्राइवेट बिल, ओहो सॉरी माय मिस्टेक, 29 तारीख को ये जो एंट्री है ये तो पेमेंट की एंट्री थी, मैंने तो पैसा आने में लिख दिया, ठीक है। कैश से नहीं, बाय चेक हुआ है ना ये 29 को, रियली सॉरी। यहाँ एक एंट्री और डालिए बीच में, 29 को नाम क्या दीजिए, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, पेमेंट की है आपने ड्राइंग की, ठीक है, ऑफिस से यानी कैश में पेमेंट हुई होगी, इसकी पेमेंट यहां लिखिएगा, ये लीजिए 425 रुपए, ये मुझसे गलती हो गई थी, आई मिस्ड इट, ठीक है। चलिए और देख लो, और कोई गलती तो नहीं है, गलती नहीं है तो फिर टोटल बताओ मुझे जी, ठीक है। अब ठीक है, चलिए तो टोटल बताइए मुझे कितना टोटल आ रहा है कैश के डेबिट साइड का, कितना? 892, ठीक है। तो कैश का टोटल आ गया 892। अच्छा तो इनका देखिए, इनका आ रहा है हमारे पास 725, तो 892 में से 725, ये टोटल कितना है? ये है 725 रुपए। तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जरा 892 में से 725 माइनस कर दीजिए, मुझे बताइए कितना बैलेंस आएगा। 892 में से 725 माइनस करो और बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, कितना? 167, ठीक है। तो 167 आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? 892। ये तो पहले भी लिख सकते थे हम, 892 में से 725 हटा दिए तो 167 क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और इसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्यों है? क्योंकि बैलेंस करके निकाला, इसमें से ये माइनस किया 725, तब जाके ये आया, तो बैलेंस करके निकाला, ठीक है। आइए अब बैंक पर, बैंक का देखो कह नहीं सकते कौन सा साइड बड़ा होगा छोटा होगा, तो दोनों साइड का पहले टोटल बताओ। पहले मुझे डेबिट साइड का टोटल बता दीजिए बैंक का जी, कितना है? 1875, 700 और 300 को जोड़िए, और कितना टोटल आ रहा है ये बताइए। कितना? 2875 रुपए, ठीक है। 2875 आ रहा है ये, ठीक है। चलिए जी अभी देखते हैं। अच्छा क्रेडिट साइड का भी टोटल करो, 1250, 500, 420 और 100 तीन बार आ गया हमारे पास ना, 160 और 5 रुपए, ठीक है जी। चलिए तो मुझे करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ
बताइए कितना टोटल बता रहे हैं, 2635। 2635 है, इसका मतलब तो डेबिट साइड ही बड़ा है। ये टोटल आया हमारे पास 2635, तो डेबिट साइड ही बड़ा है, तो डेबिट जो बड़ा है उसे ही को लिखें। 2875 यानी 2875, ठीक है। इधर भी यही आना चाहिए 2875, और 2875 में से जरा 2635 माइनस कर दीजिए। 2875 में से 2635 माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कितना, 240 रुपए, ठीक है। तो 240 जो आया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश हमारे पास कितना बचा है इस मंथ के एंड पर, 167, और बैंक में कितना बैलेंस बचा है, 240 रुपीज। चलिए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके साथ हम, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट करेंगे कैश बुक चैप्टर से ही, और क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैं आपको रीड करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन हम आपके सामने यहाँ करेंगे जो फॉर्मेट बना रखा है। देखिए क्वेश्चन हमें कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहन। तो मिस्टर मोहन की यहाँ पर हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, और ट्रांजेक्शन्स देखिए, सबसे पहले है 1 जनवरी को उन्होंने कैश इन हैंड दे रखा है एंड एट बैंक दे रखा है, दोनों का बैलेंस दे रखा है, कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो पॉजिटिव बैलेंस है जी। आइए 1 जनवरी को हम बैलेंसेस लिखें। जैन 1 को कुछ नहीं कहा इन्होंने, तो पॉजिटिव बैलेंस मांगी, दोनों को हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो कैश का बैलेंस है ये 2200 रुपए, और जो हमारा बैंक का बैलेंस है वो है 50,000। ये क्वेश्चन में गिवन था, बैलेंसेस मैंने लिख दिए यहां पर। इसके बाद 3 जनवरी को क्वेश्चन कहता है परचेज गुड्स ऑफ 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ये कैलकुलेशन समझिए। यहां पर 3 को आपने परचेज किया है, यानी परचेज किया है, तो यहां पर आपकी एंट्री आनी है 3 को बाय परचेजेस। इसमें अमाउंट क्या आएगा, मैं उसका वर्किंग नोट बना देता हूं आपके सामने। ये देखिए स्पेस नहीं है, वर्किंग नोट यही बना रहे हैं हम लोग, बाद में इरेज कर देंगे इसको। वर्किंग नोट 1 फॉर परचेजेस, ठीक है। इसे आप वर्किंग नोट 1 के नाम से डिनोट भी कर दीजिएगा। आपके पास जो है लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, क्वेश्चन ने दिया 75,000, 75,000 रुपए। इस लिस्ट प्राइस के बाद क्वेश्चन कहता है 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो 20% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 7.5, 15,000, 15,000 आ गया, ठीक है। कितना आ गया ये हमारे पास, 60,000 आ गया। 60,000 में आपने जीएसटी ऐड करना है, एसजीएसटी ऐड करना है, 6% है, तो कंबाइंड टोटल 12% कर लें जीएसटी, ठीक है। 12% के हिसाब से आ गया, 6% यानी 12% हो गया। तो 12% बताइए कितना बनेगा हमारा 60,000 पर, कैलकुलेट कीजिए 12%। हाँ जी, कितना आएगा, 7,200 रुपए। 7,200 रुपए आ गया। तो हमारे पास जो परचेज वैल्यू है, परचेज वैल्यू है, इनवाइस वैल्यू कितनी आ गई, 67,200। ये वैल्यू हमने यहां लिख दी क्योंकि हमने जो परचेज किया है उसकी पेमेंट चेक से की है, तो ये अमाउंट आ जाएगा यहां 67,200। अच्छा, एक चीज और आपको मुझे बतानी है, इस क्वेश्चन में छोटा सा एक कहते हैं टेक्निकल एरर है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा आप। टेक्निकल एरर क्या है मैं बताता हूं। देखो हमारे पास बैंक में पैसा कितने का है, 50,000 है, और हमने पेमेंट कितने की करवा दी, 67,200 की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपका बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा हो, ठीक है। तो इसलिए टेंशन में मत आना कि पेमेंट इतना ही था और 67,200 है। हाँ, आपके पास अगर बैंक की फैसिलिटी ऐसी है जो कि आपको ओवरड्राफ्ट नहीं देता, तो ये क्वेश्चन गलत होता, बट आप ऐसा मान नहीं सकते क्योंकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं,
जनरली बैंक अपने कस्टमर्स को, बिजनेसेस को क्रेडिट फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन नहीं करना। अच्छा, ये वर्किंग नोट में अब हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। आपने लिख लिया होगा, आई होप बिलीव इसको। 67,200 कैसे आया। इसके बाद चलिए आगे, और आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट है जी फोर्थ ऑफ जैन को एंट्री है, कहता है सोल्ड गुड्स फॉर 40,000। हमने सेल की है 40,000 की, ट्रेड डिस्काउंट 15% दिया और आईजीएसटी है 12%। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। यहां पर भी 4 तारीख को जो एंट्री आनी है, इसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आइए, 4 तारीख को एंट्री आएगी टू सेल्स अकाउंट, और वर्किंग नोट नंबर आप 2 दे दीजिएगा इसको, ठीक है। पेमेंट चेक से आई है तो आप इसे यहां लिखेंगे। वर्किंग नोट देखिए जी, वर्किंग नोट नंबर 2, आपके पास जो लिस्ट प्राइस है जी, क्वेश्चन ने दिया है लिस्ट प्राइस हमारे पास 40,000 का, 40,000 का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया, सॉरी डीटी लिख दिया, ट्रेड डिस्काउंट है @ 15%। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट है क्वेश्चन में, तो कितना होगा ट्रेड डिस्काउंट भाई? 10% होता 4,000 और 15% हो जाएगा 6,000 रुपए, यानी वैल्यू कितनी आ गई? 34,000 आ गया माइनस करके। इसके बाद इसमें टैक्स प्लस होना है, आईजीएसटी प्लस होना है @ रेट क्या था आईजीएसटी का? 12% रेट है, ठीक है। 12% रेट है, तो जरा 34,000 का 12% कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कितना आता है। मेरे हिसाब से 4,080 रुपए बनता है, 4,080 रुपीज प्लस करो, ये क्या आ गया? ये सेल वैल्यू आ गई, सेल प्राइस आ गया, इनवाइस प्राइस आ गया, कितना आ गया? 38,080 रुपीज। आइए जी, तो इसका आपको चेक मिल गया 38,080 रुपीज का, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। ये वर्किंग नोट में आपका यहां से हटा रहा हूं, हमें आगे काम करना है यहां पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5th को, रिसीव ए चेक फ्रॉम नरेश। हमें चेक मिला है नरेश से, ठीक है। चेक मिला है 1,000 रुपए का, पर कुछ कहा नहीं बैंक में जमा कराया या नहीं कराया। और अगले ही दिन 8 तारीख को, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको पता होता है कि चेक जमा हुआ है नहीं हुआ, बट यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 तारीख को कहा है जो चेक मिला था नरेश से, वो हमने इंडोर्स कर दिया, यानी किसी और को दे दिया। इसका मतलब है वो चेक आपने बैंक नहीं किया होगा, बैंक में डिपॉजिट नहीं किया होगा। आई होप ये बात क्लियर है हम लोगों को। अच्छा, अगर ये चेक डिपॉजिट ही नहीं किया तो क्या इसकी कोई एंट्री करेंगे? कोई एंट्री नहीं कर पाएंगे इसकी हम। क्यों एंट्री नहीं करेंगे? क्योंकि ना तो कैश इंपैक्ट हुआ है इससे, ना ही बैंक इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। 5 और 8 तारीख की एंट्री, दोनों एंट्री नहीं होगी, क्योंकि अगला चेक इंडोर्समेंट की एंट्री है, वो ट्रांजैक्शन है। तो 5th और 6th को नो एंट्री, ठीक है। नोट में डाल भी दीजिएगा 5 या 6 तारीख को नो एंट्री, एक मिनट, नो एंट्री फॉर 5th एंड 6th है क्या? 5th एंड 8th, सॉरी 5th एंड 8th जैन ट्रांजेक्शंस, ठीक है ना, एज दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी इंपैक्ट ऑन कैश और बैंक। इसके बाद आइए 10th को, 10 तारीख को, कहता है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मोहन। मिस्टर मोहन जो हमारे ऑनर हैं, उनका प्रीमियम पे किया गया 100 रुपए का। कुछ नहीं कहा तो कैश से मानेंगे। 10 बाय ड्रॉइंग, भाई पर्सनल खर्चा है, उनके लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा बिजनेस नहीं उठाएगा, 100 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, कैश में माना हमने इसको। देन 13th को कहता है रिसीव ए चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750। 750 रुपए का अकाउंट सेटल हुआ, चेक मिला 700 रुपए का। 13 तारीख को चेक मिला है, 13 तारीख को 700 रुपए का। आइए लिखें इसे, टू पवन्स अकाउंट, चेक मिला तो बैंक में आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे, यानी सॉरी 16th को उन्होंने कहा पवन्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। जो चेक लगाया था बैंक में आपने, वो डिसऑनर होगा, क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो आपको बैंक के बैलेंस को कम करना होगा 16 तारीख को, और पैसा किससे मांगना होगा? दोबारा पवन से, पवन्स अकाउंट।
पैसा तो पूरा 750 मांगेंगे, बट यहां पर केवल कितना आएगा 700 रुपए। बाकी डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां 750 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहां हम किसके लिए लिख रहे हैं इसको, ताकि जो बैंक आपने गलती से बढ़ा लिया था, जो रियलिटी में पैसा नहीं आया, तो उसका इंपैक्ट हटाया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है 20th को कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, यानी ये एडजस्टमेंट है फाइनल, ध्यान से सुनिएगा। कहता है हमने बैंक में पैसा जमा करा दिया, यानी कैश में से कराया होगा। कहता है हमने बस कितना पैसा रखा अपने पास 20 तारीख को, कहता है हमारे पास जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा ना, जो क्लोजिंग होगा, कितना होगा, बस 250 रुपए रखेंगे हम, ठीक है। वैसे ही मुझे बैलेंस 20 तारीख को नहीं लिखना चाहिए था, चलो ठीक है, हम इसे 20 को नहीं, ये तो बाद का बैलेंस होगा, बच जाए। वो कहता है 20 तारीख को ऐसा कुछ करो कि आपके पास अंत में 250 रुपए बचे, कैश में 250 बचे। तो ध्यान से देखना, कैश का टोटल कितना है डेबिट का 2200 रुपए, और कैश का क्रेडिट कितना है इसको मत देखो अभी, ये तो मैंने कहा 250 तो बच जाने चाहिए, 100 रुपए यानी 2100 रुपए हमारे पास ऑलरेडी हैं। 2100 में से आप चाहते हैं कि आपके पास 250 रुपए बच जाएं, तो ये माइनस कर दो 250, 2100 रुपए तो कैश है ना, 2200 आया जिसमें से 100 गया है केवल, उसमें से मैं कह रहा हूं 250 रुपए मेरे पास बचने चाहिए, 2100 में से 250 बस बचने चाहिए कैश में, बाकी बैंक में जमा करा दो। तो कितने बैंक में जमा कराओगे, 2100 में से 250 गए तो 1850 रुपए, 1850 रुपए बैंक में जमा करा दोगे आप। एंट्री क्या होगी, बाय बैंक में जमा करा रहे हो, तो बैंक के कारण कैश कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट डालना है इसको 1850 रुपए, ठीक है। और क्योंकि 20 तारीख को बैंक में पैसा जमा हुआ है, तो बैंक में भी लिखेंगे कैश के कारण, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा बैंक में आया है पैसा 1850 रुपए। आई बिलीव ये बात आपको समझ में आती है, ये वर्किंग क्लियर हो गई आपको। वर्किंग किसके लिए किया हमने ऐसा कहा कि बस हमें 250 रुपए रखने हैं कैश में, बाकी बैंक में जमा कराना है। तो कैलकुलेट कर लो, 2200 थे, 100 रुपए घटे यानी 2100 बचे, 2100 में से 250 रखने हैं, तो कितने बचे जमा कराने पड़ेंगे 1850 रुपए, ठीक है। आइए आगे चले, यहां से हम लोग, और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो हम जरा अब बैंक को भी टोटल कर दें। अच्छा, कैश का तो टोटल मैच हो गया होगा, ये लो जी। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर जो ये बैलेंसिंग अमाउंट है ना कि 250 बचने चाहिए, गिवन था हमारे पास, इस बार क्वेश्चन ने बताया कि 250 रखो, तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो ये है। बैलेंसिंग फिगर कौन सी आई है, ये जो आपने बैलेंस करके निकाला है, एक्चुअल में बैलेंस करके भी निकाल सकते थे कि यहाँ 250 लिख दिया, तो यहाँ कितना लिखें ताकि 2200 आ जाए, तो इसे आप बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं बैंक पर। बैंक का टोटल करो, एसेट साइड का यानी डेबिट साइड का टोटल करके मुझे बताइए कितना आ रहा है जी, कितना 90,630 रुपए, 90,630 आ रहा है ये, 90,630, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको और टोटल करो, ये तो टोटल है ही लगभग 67,900 है, 67,900 है। जाहिर सी बात है डेबिट साइड बड़ा है, तो इसी को लिख देंगे इधर हम, ठीक है। और ये डेट क्या आएगी, 31 आएगी, महीने के लास्ट में क्लोज करते हैं हम लोग। 90,630 में से 67,900 माइनस कर दो, ठीक है, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, कितना आएगा 22,730 रुपए, ठीक है। और बाय बैलेंस कैरी डाउन, वैसे मैं इसी से काम चला लेता, बट ये क्वेश्चन में गिवन था, इसके लिए मैंने इसे अलग रखा, ठीक है। और इसका बैलेंस आ गया 22,730 रुपए। टोटल हमारे पास दोनों साइड का जो ये वाला था 90,630 आ गया जी, ठीक है। सो आई बिलीव ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ हमने छोड़ा नहीं है, यहाँ पे डेट्स वगैरह हो गई, सारी चीजें हैं, चलिए ठीक है। ये ऊपर ध्यान रखिएगा, 5 और 8 तारीख वाली एंट्री बुक्स में आएगी नहीं, यहाँ पर हमारे कैश बुक में नहीं आएगी, बाकी और किसी में जाएगी, जनरल प्रॉपर में जाए, कहीं भी जाए, कैश बुक में नहीं आएगी एंट्री, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है,
कैश बुक से है, तो क्वेश्चन को आई भी एक बार समझ लें, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ 2 कॉलम कैश बुक। हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, उसके लिए फॉर्मेट मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है। आइए जी देखें। सबसे पहले दिसंबर 19 को हमने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। 1 दिसंबर 19 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। सो 2019 दिसंबर फर्स्ट डे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैपिटल लगाइए बिजनेस में। तो कैपिटल के कारण आपका कैश बढ़ गया, कितने से? 50,000 से। फिर आगे क्वेश्चन कहता है पेज इनटू बैंक। सेकंड डे हमने बैंक में पे कर दिए 29,000 रुपीज, तो बैंक में जमा हुआ तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा सेकंड डे यानी 2 तारीख को टू कैश। किसके कारण बढ़ रहा है बैंक का बैलेंस? कैश के कारण। कैश निकालकर बैंक में जमा कराया 29,000। फिर क्या हुआ जी? पहले इसी डेट को लिखें, ये सेकंड को, दिसंबर 2019 में सेकंड डे को आपने जैसे बैंक को बढ़ाया ऐसे कैश को घटाना भी पड़ेगा। आइए कैश को डिक्रीज करें बाय बैंक। कैश क्यों डिक्रीज हो रहा है? बैंक के कारण। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहां भी मार्क किया, यहां भी मार्क किया। 29,000 रुपीज से कैश डिक्रीज कर दिया। अब आइए नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट है थर्ड को हमारे पास रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड कंपनी। राजा एंड कंपनी से 800 रुपए का एक चेक मिला है आपको, ठीक है। आइए जी लिखें इसे। चेक मिला है तो बैंक में जाएगा टू राजा एंड कंपनीज अकाउंट के कारण हमारे पास चेक मिला है हमें 800 रुपए का, तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज करेगा ये, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड यहां लिखना ही नहीं है। देन फिफ्थ को है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज यानी पर्सनल यूज 240 रुपए। 5 तारीख को आपने ड्राइंग्स के कारण यानी आपने ड्राइंग्स की हैं कहां से? बैंक से 240 रुपए 240, ठीक है। देन 10th को आइए। 10th को कहता है परचेज गुड्स फॉर 1 लाख IGST 18% पेमेंट मेड बाय चेक। आपने परचेजेस की हैं 10 तारीख को, 10 तारीख को परचेजेस की हैं बाय परचेजेस। और कैलकुलेशन इजी है। 1 लाख का सामान है, उस पर 18% GST है, तो 1 लाख का 18% 18,000 बनता है, यानी टोटल अमाउंट आ गया 1,18,000। 1,18,000 को आप चेक से पेमेंट मिला है, सॉरी चेक से पेमेंट किया है, तो यहां पर 1 लाख रुपीज, सॉरी 1,18,000 यहां पे आपने बैंक को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं 14th को। 12th है उसके बाद। सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000। आपने 1,50,000 का सामान बेचा, ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%, IGST आप पर लगा 18%, यानी 18% चार्ज किया गया, तो अमाउंट कितना आएगा? ये सेल्स है तो यहां लिखेंगे, और पेमेंट जो है चेक से मिला है तो इसे यहां लिखना है टू सेल्स। अमाउंट का मैं वर्किंग नोट बना देता हूं। देखिए 1,50,000 का सामान था, लिस्ट प्राइस था ये, उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। कितना ट्रेड डिस्काउंट है जी? 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट अगर 20% है तो 20% बनता है 30,000 रुपए। माइनस करो कितना आएगा? 1,20,000 रुपए। इस पर लगा दो, प्लस कर दो IGST, और ये कितना है? IGST है 18%, तो 18% निकालो। 1,20,000 का 18% निकालिए जी, कितना है? 21,600, ठीक है। 21,600 इसमें प्लस कर दो, ये क्या आ गई? आपकी सेल वैल्यू आ गई, तो ये आ गया 141,600, ठीक है। आइए जी बैंक से पेमेंट आया है आपको 141,600 का। आई होप ये वर्किंग आपको क्लियर है, इसे आप वर्किंग में शो करेंगे। आगे चले। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है 14th के बाद। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है जी, सॉरी 12th के बाद। ये अच्छा मैंने डेट भी गलत डाल दी, ये डेट है 12 तारीख, ठीक है। आइए उसके बाद 14th को रिसीव चेक फ्रॉम कमला, और आगे हमें डिस्काउंट अलाउ भी हुआ है, ठीक है। यानी हमने सॉरी डिस्काउंट अलाउड किया, हमें पेमेंट मिला तो हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। बट नेक्स्ट एंट्री देखो
14th के बाद 16th को, तो कहता है कमला's चेक इज इंडोर्स्ड, यानी जो कमला से चेक मिला था वो हमने किसी और को दे दिया। इसका मतलब क्या है, जो कमला का चेक था उसको हमने बैंक में नहीं जमा कराया। ठीक है, तो बैंक में नहीं जमा कराया तो कैश बैंक पे इफेक्ट नहीं आया, और जिस दिन और किसी को दे दिया उस दिन भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो डेट 12, 14 एंड 16 को नो एंट्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नो एंट्री फॉर 14th एंड 16th दिसंबर एज चेक इज इंडोर्स्ड। आपने चेक को किया है जी, इंडोर्स कर दिया, इसलिए एंट्री नहीं आएगी हमारे यहां पर। ठीक है, आइए उसके बाद चले 29th को, पेड रेंट बाय चेक। हमने रेंट किया, पे किया है चेक से 29th को। आइए, बाय रेंट चेक से पेमेंट हुआ है, तो यहां 1000 रुपए बैंक में लिख दिए मैंने, कम कर दिया बैंक का बैलेंस। उसके बाद आए हम लोग 30th को, कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 450, यानी हमने बैंक में जमा करा दिया 30 तारीख को जो भी पैसा था इन एक्सेस ऑफ 450, यानी आपको बैलेंस कितना रखना है आपके पास, बैंक का नहीं, कैश में कितना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, 450। उससे आप ऊपर अगर कुछ भी है तो बैंक में जमा करा दो। ठीक है, आइए, तो कॉन्ट्रा एंट्री होंगी यहाँ पर, यहाँ भी 30 तारीख को एक एंट्री होगी, यहाँ पर हम उसे लिखेंगे टू, कैश के कारण आया है, और यहां पर हम उसे लिखेंगे बाय, बैंक के कारण, बैंक अकाउंट के कारण कैश कम हुआ है। तो यहाँ पे एक अमाउंट आना है जिसका हम नाम दे सकते हैं, वैसे बैलेंसिंग फिगर भी दे सकते हैं। कैसे निकलेगा बैलेंसिंग, टोटल एक 50,000 है, इधर हमारे पास 29,000 का हमने पेमेंट कर दिया बैंक से, हमने बैंक में जमा कराए कैश में से 29,000, तो हमारे पास कितने बच गए, 21,000। 21,000 में से वो कहता है 450 तो अपने पास रख लो, तो 21 में से 450 हटा दो, आप बताइए कितना आएगा, कितना, 20,550 रुपए। तो 20,550 जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे हम बैलेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50,000। चलिए जी, आई होप आपको ये क्लियर है। इसे वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, 50,000 में से 29 हटाते और ये 450 हटाते तो अपने आप 20,500 आ जाता आपका। अब आते हैं लास्ट, हम 20,500 यहां पर भी लिख दें, हमारे पास बैंक में आया है 20,550। ठीक है, 20,550 था ना, हाँ जी। अब आइए हमारे पास टोटल करने के लिए, तो 1, 46, 18, मेरे ख्याल से डेबिट साइड ही ज्यादा है, तो टोटल उधर का करके ही मत देखो, पहले इस साइड का टोटल कर लो, डेबिट साइड का टोटल करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है जी, कितना, 1,91,950, 1,91,950 आ गया जी। ठीक है, इधर भी यही होना चाहिए, 1,91,950, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है बैंक का। अब 1,91,950 में से जरा ये हटाओ, 1,19,240, इनका टोटल कितना बनेगा, 1,19,240, माइनस कर दो जी 1,19,240, किस में से, 1,91,950 में से। ठीक है, बताइए कितना आएगा, कितना, 72,710। ठीक है, 72,710 हमने यहां लिख लिया, 710। ठीक है जी, चलिए, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया, बैंक कैश का हमारे पास आज 450 रुपए है कैश में हमारे पास, और बैंक में हमारे पास 72,710 रुपीज है। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे आपके साथ। ठीक है जी।